लो और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास हो गई थी कॉपी फ्रॉम आइटम। यहाँ हमने एक मैनुअल ब्लॉक बनाया, कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। नेविगेशन पे आए, कैनवस के ऊपर आए। कैनवस पे आने के बाद हमने क्या किया कि एक ले लिया टेक्स्ट आइटम, और टेक्स्ट आइटम को बताया कि जी ये आइटम जो होगा कंट्रोल ब्लॉक से एसोसिएट होगा। सही, इसका ताल्लुक डेटा से नहीं है बल्कि कंट्रोल से। अगर ऐसा नहीं करते तो उसका ड्रॉबैक क्या मिलता? डेटा फैच नहीं होता, या फिर हमें इस आइटम की जाकर इंडिविजुअल डेटाबेस की प्रॉपर्टी को नो पे सेट करना पड़ता। सही, तो हमने क्या किया, इससे बेहतर ये कि कंट्रोल ब्लॉक बना लिया। इसकी प्रॉपर्टी पर आने के बाद हमने कहा कि प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी पे हमारे पास प्रॉपर्टी थी कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम। किसी भी आइटम की वैल्यू को कॉपी कर लेगा अपने पास। किसको कर लेगा? हमने कहा कि ऐसा करो कि EMP ब्लॉक की ई नेम की प्रॉपर्टी को कॉपी कर लो। सही, कॉलम सेव। कह रहे हैं कैन नॉट रिजॉल्व आइटम रेफरेंस EMP डॉट इनेम। इनेम के बाद भी डॉट आ गया, इनेम के बाद डॉट तो नहीं है यहाँ पे। चलेंगे डायरेक्ट गेट करेंगे। लास्ट में डॉट ले रहा है, फुल स्टॉप को डॉट। इनिशियल वैल्यू विद EMP नंबर, enable to adjust form for output। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसकी प्रॉपर्टी पर आप आइए, और प्रॉपर्टी पे आने के बाद एक हमने ले ली प्रॉपर्टी, टेक्स्ट आइटम था, करेक्टर था नल, 30 की लेंथ है, और क्या क्या है? कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता। इसको रेफरेंस लेना चाहिए। ब्लॉक नेम तो EMP है ना, ब्लॉक नेम क्या है? EMP तो है। EMP डॉट इनेम। वैसे चलना तो खैर इसको इनेम भी चलना चाहिए था। कह रहे हैं कि आइटम नेम आइटम 7 कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर है, इनेबल टू एडजस्ट फॉर्म फॉर आउटपुट, कैन नॉट रिजॉल्व आइटम रेफरेंस। अच्छा चलिए, अब तो कोई मसला ही नहीं है। अब क्या कह रहे हैं जनाब? नो आइटम इन कंट्रोल ब्लॉक, इसका तो मसला कोई नहीं है। कंट्रोल ब्लॉक इनेम को नहीं उठा रहा सर, वो डेटाबेस में आ रहा है इसका क्या? टेक्स्ट आइटम आपने बनाया ना सर, वो इससे कुछ नहीं, वो तो फैचिंग के वक्त इशू आएगा, अभी थोड़ी आएगा।
इसी बात कर रहा हूँ ना, इसका ताल्लुक उससे नहीं है। इसी के मसले के लिए मैंने कंट्रोल ब्लॉक बनाया था, मैंने कंट्रोल ब्लॉक की ज़रूरत तो नहीं थी। कंट्रोल अंडरस्कोर ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक टेक्स्ट आइटम है, सही है, नेम वही है, सही है, ठीक है जी। कंट्रोल ब्लॉक में आ गया, जब कंट्रोल में आ गया तो फिर इसको रेफरेंस देना ज़रूरी है। नेविगेशन डेटा, emp.ename, रेफरेंस क्यों नहीं कर सर EMP 13 फील्ड और कंट्रोल ब्लॉक की 1 फील्ड है। रहा? EMP की 13 फील्ड है, 13 रो आ रही है और कंट्रोल ब्लॉक की 1 फील्ड आ रही है। डाटा टाइप उसको बोलते वो हैं तो क्या? करंट नेविगेशन है, name उठाना है। करंट नेविगेशन लेगा, मल्टीपल का मसला कोई नहीं। टेक्स्ट आइटम एक बोल सर। एक मिनट हेड दो। सही, कोई इशू नहीं, सही है। वापस आए, एक और लें आइटम, टेक्स्ट आइटम, चलें इसको भी हटाओ। सही, कंट्रोल डी हो, कंट्रोल ब्लॉक, आइटम की प्रॉपर्टी पे आ जाए, आने के बाद कॉपी फ्रॉम आइटम, कॉलन ई नेम, रेफरेंस कैन नॉट रिजॉल्व आइटम रेफरेंस, ई नेम को रिजॉल्व नहीं कर, ये तो फॉर्म का नहीं, फॉर्म ने यहाँ से नहीं आएगा तो मास्टर डिटेल से उठा लेंगे, और क्या करेंगे। वही एरर आ रहा है, इनेबल टू एडजस्ट आउटपुट फॉर फॉर्म। अच्छा, चलें काम और करते हैं, फिर काम ये करते हैं कि इसको कन्वर्ट करें आप,
रिलेशन तो नहीं है ना इसके बीच में कोई, ठीक है, रिलेशन कोई भी नहीं है इसमें। सेव कंपाइल रन। एग्जीक्यूट क्यूरी, मास्टर के अंदर अपना बिहेव है और एग्जीक्यूट क्यूरी ये सेपरेटली परफॉर्म हो रहा है, कोई रिलेशन तो है नहीं इसके बीच में। 30 है लेकिन यहाँ सारे ही आ रहे होंगे, यहाँ 10 भी आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं बना हुआ, हमने कोई रिलेशन क्रिएट नहीं किया हुआ। अच्छा EMP पर आ जाइए, EMP के डिपार्टमेंट के ऊपर। कैन नॉट रिजॉल्व आइटम रेफरेंस नंबर, क्या रेफरेंस देने में गलती हो रही है, क्या हो रहा है? मैंने इसको कहा था कि EMP के डिपार्टमेंट नंबर में DPT का डिपार्टमेंट नंबर लेकर आओ, लेकिन लाया तो अभी भी नहीं। ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे मेरा नेविगेशन आया आ गया डिपार्टमेंट नंबर, सही। अगर आपको याद हो जब हमने फ़र्स्ट क्लास ली थी और फर्स्ट क्लास के अंदर हम डेटा को सर्च करवा रहे थे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, तो हम डिपार्टमेंट की फील्ड में डिपार्टमेंट नंबर लिखते थे। अब यहाँ डिपार्टमेंट की फील्ड में डिपार्टमेंट नंबर आ गया। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसी डिपार्टमेंट नंबर से उसी डिपार्टमेंट की वैल्यू क्रिएट होगी। तो एक तरह से विदाउट रिलेशनशिप ये मास्टर डिटेल क्रिएट हो गया, बन गया वैलिड। मार्क पास आइए मास्टर के अंदर, यहाँ पे आके मैंने कहा नेक्स्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नंबर 20, नेविगेशन चेंज किया, नेविगेशन चेंज होने के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला, एग्जीक्यूट क्यूरी। रिलेशन की नोट पर रिलेशन कोई बना हुआ, रिलेशन कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तरीका वजह यही है ना कि जब आप सर्चिंग क्राइटेरिया के अंदर सर्चिंग देते हैं तो डिपार्टमेंट किसी फील्ड के अंदर आपको वैल्यू लिखनी होती है, देन वो उसको सर्चिंग क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड करता है वेयर क्लॉज के साथ। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि DPT के अंदर मास्टर का DPT की वैल्यू मूव कर दो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया में वैल्यू कौन सी मूव हो गई, जो मास्टर के अंदर रखी हुई है। ये बिहेव था ना इस वक्त। डिपार्टमेंट नंबर कौन सा आ रहा है, 30। अभी यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्लॉज कौन सेट हो गई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। 30 कहाँ से आया, क्योंकि कॉपी हुई है मास्टर से, लेकिन यहाँ तो वेयर क्लॉज पे सेट हो गया। और जब वेयर क्लॉज पे सेट हो गया तो ये इसका रिलेशन इस फॉर्म के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका एक ये और था जो हम कर रहे थे, जिसके लिए बार बार इशू दे रहा था वो, कि एक लिया हमने टेक्स्ट आइटम, ठीक है, किससे एसोसिएट है, DPT से। इसको क्या किया, एक अलग ब्लॉक बना दें इसका, DPT भी मत रखें इसको। कंट्रोल ब्लॉक, इसे कंट्रोल से एसोसिएट कर दें। प्रॉपर्टी पर आ जाएं, आने के बाद कॉपी फ्रॉम वैल्यू, हमने कहा कि EMP के ई नेम से वैल्यू गेट करें। एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट क्यूरी, डिपार्टमेंट नंबर 20 वेयर क्लॉज पे सेट हो गया, डिपार्टमेंट नंबर 20 के रिकॉर्ड वैल्यू स्मिथ, कॉपी फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम आइटम,
नेक्स्ट आइटम जॉन्स। ये नेविगेशन बार बार इसलिए चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि तीनों डिफरेंट ब्लॉक हैं। अगर हम इनके दरमियान रिलेशन बना देंगे तो नेविगेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, रिलेशन अगर बना देंगे तो फिर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त है ना, कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम, तो उसका यूसेज खत्म हो जाएगा। असल मेन टॉपिक तो हमारा यही था। इससे वैल्यू को नहीं होना। जी, हाँ सर, इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यूज़र नेम की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म में इंटरवल लॉगिन के अंदर यूज़र नेम ऊपर शो हो रहा है, इसको ऑफ करें। किसका ये? इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ अगर आपको नेविगेट करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो उन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वैल्यू एक ब्लॉक इसमें भी आए, दूसरे ब्लॉक में भी आए, जैसे मास्टर डिटेल में हमें चाहिए था डीपीटी की वैल्यू, उन पर्पज़ के लिए आ सकती है। सम टाइम ऐसा भी होता है, ऐसे का मतलब इस तरह कर लें, अभी हमने सैलरी के साथ एक ऑप्शन यूज़ किया था, कौन सा? कंसील फॉर्म का। अब कंसील में तो वैल्यू नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वैल्यू उसमें आती क्या है। ठीक है, तो इसमें चेंजिंग कहाँ की थी? नो कंट्रोल ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक में लिया है इसको वापस। सभी पहले क्या होता था, जो हम पहले करते थे सिर्फ एक वो बाइंड का रेफरेंस पास करना था, कॉलम दिया था मैंने। कॉलम का जो मार्क देते थे वो नहीं है। आगे वैल्यू बैकअप की वैल्यू चेक करने के लिए, सेकंड, थर्ड। अब ये वैल्यू कॉपी तो हो गई, लेकिन शो कब करेगा? जब यहाँ पे नेविगेशन आएगा। इन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि बैकअप पे कोई वैल्यू चल रही है तो उसकी वैल्यू क्या ला सकते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना वैसे हो तो एक और आइटम से भी सकता है। एक और आइटम कौन सा है? इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। एक तो था कॉपी, और एक कॉपी के साथ है सिंक्रोनाइज विद आइटम। सिंक्रोनाइज जो है ना, ये एक तरह से मिरर क्रिएट कर देता है फील्ड्स। सिंक्रोनाइज का कॉन्सेप्ट ये रिफ्लेक्शन होने लगती है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, लिस्ट स्टार्ट हो गई यहाँ पर। लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू कोई भी नहीं है। कोई भी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक अलग ब्लॉक में, ये एक सेपरेट ब्लॉक में, ये एक सेपरेट ब्लॉक में। कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम, ये तो किसी भी ब्लॉक से ले आएगा, लेकिन सिंक्रोनाइज सिर्फ एक ही ब्लॉक में से होगा। आप अगर मिरर में रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पर मिरर लगा हुआ है, उसी रूम में मौजूद हो। मिरर कहीं और पे होगा और आप यहाँ खड़े में, रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए जब आप सिंक्रोनाइज विद आइटम को यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये दूसरा आइटम भी उसी ब्लॉक का पार्ट हो, ईएमपी के अंदर ही मौजूद है। जब ईएमपी मिलेंगे तो फिर एक दो काम हमें और भी करने पड़ेंगे। कंट्रोल ब्लॉक को हटा दीजिए। हटाने के अलावा इस टेक्स्ट आइटम पे जाइए। टेक्स्ट आइटम पे जाने के बाद इसकी डेटाबेस की प्रॉपर्टी को नो पे सेट कर दें। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड कितने 0 आ रहे थे तो 5 ही शो कर रहा था। 5 नहीं चाहिए, 1 चाहिए हमें। अब सेट हो गया। प्रॉपर्टी पर आ जाएं इसकी। अब प्रॉपर्टी पे आने के बाद कॉपी फ्रॉम वैल्यू को यहाँ से हटा दें, और कॉपी को हटाने के बाद जब सिंक्रोनाइज पे आएंगे, अब ये लिस्ट शो कर रहा है। पहले नल शो कर रहा था। नल इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल ब्लॉक में रखा हुआ था, और कंट्रोल ब्लॉक में ये खुद एक ही आइटम था। अब इसको भी ले आए ईएमपी में, तो ईएमपी में तो सारे आइटम मौजूद हैं। अब कह रहा है बताएं किसका मिरर बनाना है आपको। हमने कहा कि जनाब ई नेम का मिरर बना दें। ठीक है, सेव कर लें इसको।
किसी और कैनवस के ऊपर उसको यानी बैकअप के तौर पर उसको ले सकते हैं। किसी हमने और password ब्लॉक तो से। दे दिया, हमने पासवर्ड तो यहाँ पर दे दिया, लेकिन हम कहीं और पर कहीं और जगह इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं बैकअप के तौर पर, तो वहाँ पर उसको ले लेगा, हाँ, लेकिन ये नहीं लेगा। नहीं, इसका एक ब्लॉक में होना ज़रूरी है। व्यू का मतलब ये कैनवस तो कोई भी हो, कैनवस से ताल्लुक़ नहीं है, डेटा ब्लॉक से ताल्लुक़ है। अब जैसे लास्ट में हमने किए थे मल्टीपल कैनवस, तो वहाँ हमने मल्टीपल ब्लॉक्स को मल्टीपल कैनवस पे रखा था। यहाँ एक ही कैनवस पे तीनों ब्लॉक हैं, तो ताल्लुक़ कैनवस से नहीं है, ब्लॉक से। किसी भी कैनवस पर हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्लॉक सेम होना चाहिए सिंक्रोनाइज के लिए। कॉपी फ्रॉम आइटम में कहीं पर भी कुछ भी हो, कोई कॉपी नहीं, मसला नहीं। अब यहाँ नेविगेशन का इशू भी नहीं है। नेविगेशन के इशू का मसला क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही ब्लॉक में। इसलिए 9i के डेटाबेस के अंदर जो SID सेट जो ऊपर लिखते थे और नीचे पर जी, तकरीबन वही प्रॉपर्टी, उसी बिहेव में। जी, यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे आपके पास नेविगेशन चेंज हो रहा है, सिंक्रोनाइज मिरर क्रिएट करता चला जा रहा है। सही। इसका एक इफेक्ट और भी देखें, इसको छोड़ें, ये छोटा सा खेल है, यहाँ से हटाइए इसको, इसका यहाँ से मास्टर हटा दें। मास्टर हटाएंगे तो एक एरर भी मिलेगा हमको। एरर ये मिलेगा क्योंकि DPT के ऊपर हमने वैल्यू रखवाई थी, अब DPT नहीं रहा तो वो वैल्यू भी शो नहीं करेगा। कैनवस पे आ जाइए, कैनवस पे आने के बाद मास्टर का फ्रेम भी हटा दें। फ्रेम हटाने के बाद एक काम और करें आप, वो ये कि पहले फ्रेम को करें मैनुअल, ठीक है जी। ये बन गया टेक्स्ट आइटम। इसे हमने कह दिया कि ये हमारा है कमीशन _2 सेकंड कमीशन, टेक्स्ट आइटम ही होगा। डेटा वगैरह सब कुछ सेम है, कमीशन जैसे ही है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, बस डेटाबेस की प्रॉपर्टी नो करनी है। नीचे प्रॉम्प्ट होगा, तो प्रॉम्प्ट के अंदर इसको कमीशन 2 कर दें। साथ ही साथ हम कर रहे थे डेटा की प्रॉपर्टी, डेटा में सिंक्रोनाइज किससे होगा? ये कमीशन से होगा। कमीशन जैसा ही कमीशन 2 भी हमने कर दिया, कैलकुलेशन भी हो सकती है, कैलकुलेशन भी हो सकती है। एग्जीक्यूट की हुई, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर आए, वैल्यू आने के बाद हमने इसको कमीशन दे दी 500 कमीशन दी, तो सिंक्रोनाइज होकर वापस क्रिएट हो गई। यहाँ पे आके हमने कहा यार 5 नहीं होगी 6 होगी। मिरर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर बन रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल से ही सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। यहाँ जब 5 किया तो उसने इसको भी 5 कर दिया था, ये तो सिंक्रोनाइज हो रहा था। लेकिन जो सिंक्रोनाइज आइटम था, जब उसको अपडेट किया तो उसने ओरिजिनल को भी अपडेट कर दिया। ईच अदर मिरर बन रहे हैं, दोनों दूसरे के सामने, मिरर के सामने मिरर खड़े हुए, एक की रिफ्लेक्शन दूसरे पे हो रही है, ठीक है। और मज़ीद इसके लिए आप आ जाइए इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी से आ जाइए इसकी सिंक्रोनाइज विद प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आइटम फ्रॉम विच द करंट आइटम शुड ड्राइव इट्स वैल्यू। आपको उस आइटम का नाम देना है जहाँ से ये आइटम वैल्यू गेट करके लाएगा। तो हमने कहा था कहाँ से लाएगा? कमीशन से लाएगा।
सेटिंग दिस प्रॉपर्टी सिंक्रोनाइजेस द वैल्यू ऑफ द टू आइटम्स, सिंक्रोनाइजेस करेगा टू आइटम्स के लिए, सो दैट द अफेक्टिवली मिरर ईच अदर, इनका इफेक्ट कैसा होगा, एक दूसरे के मिरर जैसा होगा। मिरर के सामने मिरर रखा हुआ है, जो इसमें नज़र आएगा वो इसमें नज़र आएगा, जो इसमें होगा वो दूसरे में होगा। यही हुआ था अभी 500 को अपडेट किया तो उसका मिरर क्रिएट हुआ न्यू आइटम की तरफ, लेकिन न्यू को जब 5 से 6 कर दिया तो उसका इफेक्ट ओल्ड पे भी हो गया। ठीक है। व्हेन द एंड यूजर और द एप्लीकेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ अदर आइटम, द वैल्यू ऑफ द अदर आइटम चेंज आल्सो, अगर आप एप्लीकेशन आइटम की वैल्यू चेंज करते हैं तो अदर की भी चेंज होगी, अगर अदर की करते हैं तो ओरिजिनल की भी चेंज होगी। बिल्कुल ऐसे ही जो अभी आपने इसका एक बिहेव देखा था। एग्जीक्यूट क्यूरी, ये हमारे पास कॉलम जो है ना टेबल से आ रहा है और ये हमारा अभी क्रिएट किया हुआ है कमीशन 2। यहाँ पे आके हमने कहा कि कमीशन इसको कर दें 500, इसका मिरर बना और कमीशन 2 में आ गया, मिरर बन गया। अभी इस वक्त मेरे पास नेविगेशन ही कौन सा, ये नॉन डेटाबेस आइटम है जो मैंने खुद बनाया था। इसको मैंने कहा कमीशन 500 नहीं होगी 1000 होगी, इसका मिरर भी तो डेटाबेस का आइटम है, इसका इफेक्ट उस पर भी आ गया। ईच अदर का मतलब एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक, मैं सिर्फ आपकी कॉपी नहीं करता, आप भी करते हैं, एक दूसरे के मिरर बने, जो आप करते हैं वो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो आप करते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर ऑफ ईच अदर। जो वैल्यू कमीशन में आएगी वो कमीशन 2 में आएगी, जो कमीशन 2 में आएगी वही कमीशन 1 में भी होगी। सही। तो इन पर्पस के लिए अगर आपको कॉलम्स की कैलकुलेशन अगर इस बिहेव पे करनी है तो देन इसका इफेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आप किसी सेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट को यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ ये यूज़ हो सकता है। ठीक, लेकिन हर जगह यूज़ नहीं होगा, ये भी ख्याल रखिएगा, सम टाइम यूज़ हो सकता है। जहाँ डेबिट होगा वही क्रेडिट भी होगा, जो क्रेडिट होगा वही डेबिट भी होगा। कस्टमर पेमेंट्स के लिए कर सकते हैं, कोई बिल जनरेट हुआ, बिल की पेमेंट आ रही है उसके लिए कर सकते हैं, डिपेंड करता है। डेबिट क्रेडिट की मैंने एग्जांपल दे दी, लेकिन हो ज़रूरी नहीं कि उस लेवल पे परफॉर्म करें, नहीं होता, लेकिन बहरहाल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी ये सेव होगा, कमीशन 2 नहीं होगा, ये तो नॉन डेटाबेस आइटम। तो ये एरर देगा नहीं, एरर कुछ भी नहीं देगा, इसकी प्रॉपर्टी हमने नो कर दी, कमिट, इसकी प्रॉपर्टी डेटाबेस की नो कर दी ना, नो कर दी जब भी तो रन हुआ ही, वरना एग्जीक्यूट ही नहीं करता फिर तो ये। अभी इसको बंद करेंगे तो ये नॉन डेटाबेस आइटम, टेक्स्ट आइटम है। और अगर आप चाहते हो कि एक दूसरे के मिरर ना बने तो इसको फिर क्या करें, क्या करें, अब इस पर तो नेविगेशन ही जाएगा ना, अफेक्ट कैसे देंगे। मिरर तो बना रहा है लेकिन नेविगेशन नहीं आ रहा, आपने डिस्प्ले में कन्वर्ट करके नेविगेशन ही हटा दिया उसका। जब नेविगेशन हटा दिया, अब मैंने यहाँ कमीशन से इंटर किया तो कहाँ गया वो, डायरेक्ट डीपीटी के ऊपर। तो कमीशन 2 पे जब वो नेविगेशन ही नहीं हो रहा तो फिर आप अपडेट कैसे करोगे उसको। ऐसा भी कोई तरीका है कि जैसे हम कमीशन 2 को भी अगर अपडेट करें तो कमीशन 2 को अपडेट हो जाए, लेकिन कमीशन जो एक्चुअल डेटाबेस से आ रहा है वो अपडेट ना। ऐसे करने के लिए फिर हमें रन टाइम प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा। वो ऐसे होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 600 करता हूँ, जैसे मैं यहाँ इंटर करूँ तो इसको टेक्स्ट से डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दे। समझे? डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर फर्दर नेविगेशन नहीं आएगी, और के ऊपर नहीं लाइक्स पर नहीं होगा, फिर नेविगेशन नहीं आएगी, जैसे नेविगेशन होने दोबारा ना, इसलिए रन टाइम्स होगा। जैसे मैंने यहाँ से इंटर किया, इंटर करते ही आगे तो बढ़ गया वो, लेकिन अब ये डिस्प्ले करके आगे बढ़ा है, ये वाला बिहेव हो गया। अब ये चेंज नहीं हो सकता, अब तो कर्सर वापस आ गया ना। जब डिस्प्ले में हो गया तो कर्सर ही नहीं आएगा यहाँ पर। बस इस तरह से रन टाइम की प्रॉपर्टी पे सेट करेंगे फिर। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉपी फ्रॉम आइटम और सिंक्रोनाइज। लेकिन एक मेन जो डिफरेंस जो है वो इसमें वो बार बार याद रखिएगा कि मैं अभी आपने देखा था कि एरर जनरेट हो गए थे कॉपी फ्रॉम आइटम के अंदर, लेकिन मैं बार बार एक कंट्रोल ब्लॉक बना रहा था। इसका फ़ायदा आपको नज़र ही उस वक्त आएगा जब अदर डेटा ब्लॉक से आप वैल्यू ला रहे होंगे। सिंक्रोनाइज सिर्फ करंट डेटाबेस के लिए होता है, दोनों आइटम का एक ब्लॉक के अंदर होना ज़रूरी है, तभी उसका मिरर बनेगा। लेकिन कॉपी फ्रॉम आइटम किसी भी ब्लॉक से आप डेटा को ला सकते हैं, ठीक है, अदर ब्लॉक से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसका कोई और, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है इसका, दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। सर पहले जब हम कॉपी फ्रॉम आइटम्स कर रहे थे तो उसमें आप वो जो बाइंड वेरिएबल का जो साइन करते थे वही मिस्टेक थी, वही mistake थी। वरना पहले आप जो है वो फ्रेम के अंदर रख रहे थे, जिसमें उससे कुछ नहीं item को होता। बाद में फ्रेम के बाहर रखा था, वो तो उससे कुछ नहीं, वो सिर्फ मसला जो ना ये वाला था बस। कैलकुलेशन को हम अभी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन को बाद का टॉपिक है ये, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, फार्मूला समरी वगैरह तफसीली किया जाएगा इसको। इसके बाद हमारे पास है जनाब रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी। करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट हम पहले भी कर चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड जब हम लेआउट रन करते हैं तो उसी वक्त शो कर रहा होता है। और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड डिस्प्ले ये भी हम उस पर कर चुके हैं, और मैंने अभी भी चेंज किया था इसको। अभी भी इसलिए किया था कि मुझे कोई एक आइटम अगर यहाँ पे बनाना है तो मेरे पास ब्लॉक तो अभी एक ही है। क्योंकि ये EMP ब्लॉक से एसोसिएट है और EMP ब्लॉक के 5 रिकॉर्ड हैं, तो ये भी 5 शो कर रहा है। तो मुझे 5 शो नहीं करने, 1 करने। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि जनाब इसको आप 1 कर दो, तो 1 में कन्वर्ट हो गया। 0 का मतलब ऑल टू ऑल, जितने डेटाबेस शो करता है, जितना ब्लॉक शो कर रहा है, इतने ही कर दो। यहाँ हमने इसको चेंज करवा दिया था। डेटाबेस प्रॉपर्टी, डेटाबेस प्रॉपर्टी में डेटाबेस आइटम ये तो हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, करते हुए आ रहे हैं, ठीक। डेटाबेस की प्रॉपर्टी, आइटम को उस वक्त याद रखेंगे जब आपके पास फील्ड डेटाबेस ही होगी, और अगर नॉन डेटाबेस होगा और एक ही ब्लॉक होगा तो इसको हमेशा नो पे सेट करेंगे। जैसे मैंने अभी कमीशन 2 को नो पे सेट किया हुआ है, वरना मुझे क्या करना पड़ता, कंट्रोल ब्लॉक बनाना पड़ता, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू के अंदर बार बार सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कॉलम नेम, डिफ़ॉल्ट में जो भी कॉलम नेम आप यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, या आपने रन टाइम लेआउट पे अगर कोई चेंज कर दिया तो वो यहाँ पे चेंज कर देगा। प्राइमरी की, ये हम इन्फोर्स प्राइमरी की के साथ कर चुके हैं, जब हमने सेल ग्रेड के ऊपर प्राइमरी की लगाई थी, इसको हमने जब यूज़ किया था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी के सेंस में क्यूरी ओनली, आपको सिर्फ क्यूरी अलाउ करनी है, या फिर इसके साथ इंसर्ट, अपडेट ये भी अलाउ करना है, ठीक है। डिलीट इसमें नहीं है। तो ये भी हम ब्लॉक लेवल के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं, क्यूरी ओनली, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इसके अलावा केस इनसेंसिटिव क्यूरी, केस इनसेंसिटिव क्यूरी अभी इस वक्त क्या है, नो पे सेट है। केस से हमने पहले भी तो डेटा किया था, केस की प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, सर नेक्स्ट में अगर मैंने अपर सेट कर दिया तो क्या करेगी, कीबोर्ड के कैप्स लॉक से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप चाहे लोअर पे रखें चाहे अपर पे रखें, आपने केस रिस्ट्रिक्शन को अगर अपर पे सेट कर दिया तो ये अपर में ही वैल्यू आपसे लेगा, लोअर में कर दिया तो लोअर में ही लेगा। केस रिस्ट्रिक्शन क्या है, EMP नंबर पर है, EMP नंबर पे तो केस रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, इनेम पे होगा। केस करेक्टर पे होता है, नंबर पे नहीं होता। केस इनसेंसिटिव क्यूरी, अभी तो बाहर डिफ़ॉल्ट का बिहेव था, हमने कोई चेंजिंग नहीं की। डिफ़ॉल्ट को रन करके देखें क्या बिहेव,
इंटर क्यूरी ई नेम पर आए परसेंट एस परसेंट, सही, डिफ़ॉल्ट बिहेव परफॉर्म हो रहा है जो होना चाहिए। वापस आए केस इंसेंसिटिव को यस कर दिया और इसको सेव कर लें। किसी भी केस में इंटर क्यूरी परसेंट एस परसेंट एग्जीक्यूट। अब आप किसी भी केस में प्रोवाइड करें, ये आपके केस को कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस के केस के ऊपर, ठीक है। पहले तो वो सिर्फ अपर में कन्वर्ट कर रहा था, लोअर से लोअर में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, केस इनसेंसिटिव से ये आपसे डेटा तो किसी भी फॉर्म में ले लेगा, लेकिन जब फैचिंग के लिए जाएगा तो कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस के केस के ऊपर। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने यहाँ पर केस रिस्ट्रिक्शन को अपर पे सेट कर दिया तो ये स्कॉट पे तो सही रन होगा, क्योंकि स्कॉट में अपर के अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है, लेकिन ये एचआर में तो नहीं होगा, एचआर में लोअर पे हुआ हुआ है, ठीक। डेटाबेस से मैच करते हैं जो यहाँ वर्किंग करेगा केस इनसेंसिटिव। आप डेटा किसी भी फॉर्म में दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये फैचिंग के लिए जाएगा तो इक्वल कर देगा इक्वल टू द डेटाबेस केस। लिहाजा डेटाबेस इनिट में है, लोअर में है, अपर में है, किसी भी केस में डेटा आपको लाके देगा हर फॉर्म में। और फिर दूसरी बात ये है कि आपको ये लगेगा भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है आप कह रहे हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, मैं तो लोअर में टाइप कर रहा हूँ, ये अपर में क्यों टाइप हो रहा है, ठीक है। ये मसला भी नहीं रहेगा जिसे पहले होता था, कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ है लेकिन वो मिक्स में अपर में ही शो कर रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये डेटा आपसे उसी फॉर्म में लेगा जिस फॉर्म में आप दे रहे हैं, लेकिन जब फैचिंग के लिए जाएगा तो मैच कर देगा डेटाबेस की फील्ड से, डेटाबेस की जो भी फील्ड हो, ठीक है जी। तो ये है केस इनसेंसिटिव क्यूरी। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है ना? बस बात ही होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो गया तो मसला हो जाएगा। हाँ, जिस प्रॉपर्टी को हम अपने हिसाब से सेट कर जाएंगे वो होल्ड होती जा रही है उसकी जो डॉट है। जी हाँ, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मैंने बताया था पहले। और कर लिए पढ़ रहा है सर, सही है। और कर रहा हूँ। अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आप शायद लेट सेकेंड हाफ में आए थे ना। इंसर्ट अलाउड, अपडेट अलाउड, बेफिक्री इसलिए भी ना रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती ना फिर तो टाइम पे आते, नहीं ऐसी बात ऐसे ही है। अच्छा, जिसके बाद कह रहे हैं कि अपडेट ओनली इफ नल, कमीशन पे आ जाइए। अपडेट ओनली इफ नल, अपडेट उस वक्त करे जब वैल्यू नल हो, सिर्फ उस वक्त अपडेट करे, अगर नल नहीं हो तो अपडेट भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए तो कमीशन पे आया हूँ। वैल्यू पढ़े ना, अपडेट ओनली, अपडेट उस वक्त करे सिर्फ इफ नल, अगर वो नल रखा हो, अगर नल नहीं होगा तो अपडेट भी नहीं करने देगा। इसको सेट कर दिया यस के ऊपर, इसलिए मैं कमीशन के ऊपर आया हूँ क्योंकि यहाँ ये हमें वैल्यू मिलेगी। एग्जीक्यूट क्यूरी, कमीशन पे आए, कमीशन पे आके चेंज, ठीक है। वापस आए जॉब 1400 के ऊपर, फील्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अपडेट। अच्छा, यहाँ मैंने इस 100 को तो अपडेट कर दिया था, अब करेगा अपडेट? नहीं करेगा क्योंकि
कमिट नहीं हुआ। कमिट जब तक नहीं हुआ तब तक। कौन है ये? मैनेजर जॉन्स। ओके जी, कमिट कर दिया इसको, एग्जीक्यूट क्यूरी जॉन्स। 200 का अमाउंट था इसका। ठीक है, ठीक है जनाब। अपडेट से उस फॉर्म में करेगा जब आपके पास वैल्यू नल होगी, लेकिन जैसे ही आप वैल्यू वैलिड कर दें उस वक्त तक अपडेट करने देगा जब तक आप कमिट नहीं करते। जैसे ही आपने कमिट किया, वो डेटाबेस पर राइट हो गया, देन आपको वो अपडेट अब नहीं करने देगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आज के लिए काफ़ी है इतना। लॉक रिकॉर्ड नहीं करना हमने, लॉक रिकॉर्ड तो लॉक रिकॉर्ड ही है, इसको हमने पहले भी मल्टीपल मेथड से किया था। रिकॉर्ड को लॉक कर देगा, डिसेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।